वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज आईपीओ खुल गया है टाटा टेक्नोलॉजी का। आज हम सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद से भी इस न्यूज़ जो भी आई है उससे रिलेटेड आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम आज इस पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड 2 आईपीओ आज के दिन आए हैं, तो उन 2 आईपीओ पे भी हम बात करेंगे। पहले हम सबसे पहले टाटा टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 22 नवंबर को टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ खुल गया है एंड यह टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। गाइस, यह करीब 2 दशक में टाटा समूह का पहला आईपीओ है। इससे पहले भी आया था जो कि 2004 में आया था, टीसीएस का आईपीओ था। गाइस, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ 24 नवंबर को बंद हो जाएगा, ठीक है, जो कि आज 22 को खुला है, तो 24 तक ये ओपन रहेगा बस, एंड 24 को ये क्लोज हो जाएगा। तो कंपनी ने इशू के लिए 475 से लेकर 500 रुपीज़ का प्राइस बैंड रखा है, मतलब 475 से 500 तक का प्राइस बैंड तय किया गया है। और वही मैं आप लोगों को बता दूं कि 3042.51 करोड़ रुपए का ये इशू पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। गाइस, इस इशू में 6.08 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। यह कंपनी के पेड अप कैपिटल का 15% है। एंड गाइस, इस इशू को लेकर ज़्यादातर जितनी भी आप कह लो एडवाइज़र्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, उनकी राय एक तरीके से पॉजिटिव ही देखने को मिलती है। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ चीज़ों को लेकर हाँ चिंता थोड़ी सी बनी रह सकती है, क्योंकि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर के मुकाबले टाटा टेक्नोलॉजी के रिवेन्यू की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कम है, जिसको हम CAGR कहते हैं, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल स्टडी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी का। बिजनेस के लिए कंपनी की निर्भरता टाटा मोटर्स, मतलब डिपेंडेबल का कह सकते हो आप, डिपेंडेंट्स टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर पर है। कंपनी के बिजनेस में ऑटोमोटिव सेगमेंट की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। इस इशू में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उससे पहले कंपनी के बारे में बुनियादी बातें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गाइस, अब बात यह है बात की टाटा टेक्नोलॉजी करती क्या है। गाइस, ये कंपनी ग्लोबल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज इंडस्ट्री में है एंड ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर, ये सब करती है। ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उनकी Tier 1 हो गया, सप्लायर्स की सर्विसेज होगी। कंपनी के पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है एंड वह इसका इस्तेमाल एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, हैवी मशीनरी कंपनियों को सेवा देने के लिए करती है। कंपनी के बिजनेस को 2 सेगमेंट में बांटा जा सकता है, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। सर्विसेज कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है एंड इसकी गाइस यह ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को आउटसोर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑपरेशन से कंपनी के रेवेन्यू में इस बिजनेस की हिस्सेदारी 80% थी। सर्विसेज सेगमेंट के रेवेन्यू में ऑटोमोटिव सेक्टर का एक बड़ी हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में गाइस, ऑपरेशंस में कंपनी के रेवेन्यू में ना इनकी हिस्सेदारी करीब अगर बात की जाए तो 34% थी। कुल रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो 69% है। सर्विसेज सेगमेंट में बाकी हिस्सेदारी एरोस्पेस और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स की ही है। गाइस, देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं और जो एजुकेशन बिजनेस में आते हैं एंड प्रोडक्ट्स बिजनेस के जरिए कंपनी को 2/3 मतलब 2/3 आप कह लो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रिसेल करती है एंड इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन शामिल है। गाइस, कंपनी कंसल्टिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशंस हो गया, सिस्टम वो एक होता है सिस्टम इंटीग्रेशंस, ठीक है, इंटीग्रेशंस हो गया, सॉरी सिस्टम इंटीग्रेशंस कहा जाता है उसको, और सपोर्ट जैसे वैल्यू एड सर्विसेज भी आती हैं। गाइस, अगर बात की जाए कंपनी का फाइनेंशियली प्रदर्शन कैसा है, तो टाटा टेक्नोलॉजी के नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 624 करोड़ रुपये रहा है। इस दौरान कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ की बात की जाए तो 42.8% रही है। इस दौरान
ऑपरेशन से कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 25% से बढ़कर 4,414.2 करोड़ रुपये पहुँच गया। कई सितंबर क्वार्टर की बात करूँ, सितंबर क्वार्टर में ख़त्म में जो उसके जो क्वार्टर्स खत्म हो जिसके रिजल्ट से कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 36% से बढ़कर 351.9 करोड़ रुपये पे पहुँच गया है। इस दौरान रेवेन्यू भी 34% से बढ़कर अगर बात की जाए तो 2,526.7 करोड़ रुपये पे पहुँच गया। फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी 18 से लेकर 20% टेक्नोलॉजी पर ही मतलब टाटा टेक्नोलॉजी पर किसी तरह का कर्ज नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि इसका ईबिटा जो है 18 से 20 की रेंज में देखने को मिलता है एंड कंपनी में कोई डेप्थ नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि डेप्थ फ्री कंपनी है। देखिए अगर कैसी है इसकी वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो देखिए स्टॉक की ऊपरी प्राइस बैंड पर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो 20,283 करोड़ पे आती है। एंड इस इश्यू के जरिए टाटा टेक मोटर्स का कंपनी जो कंपनी में अपनी जो हिस्सेदारी 46.2% हिस्सेदारी बेच रही है एंड इन शेयरों की वैल्यू 2,314 करोड़ रुपये है। कैसे कुछ इन्वेस्टर्स भी इस इशू में टाटा टेक्नोलॉजी में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जैसे कि अल्फा टीसी होल्डिंग्स हो गया। ठीक है, जो अल्फा टीसी होल्डिंग्स है वो बेच रहे हैं, जो अपनी 97 लाख शेयर 486 करोड़ रुपये में बेचेगी। अल्फा टीसी होल्डिंग्स कितने शेयर्स बेचेगी? 97 लाख। इसमें टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड आ गया एंड ग्रोथ फंड 1 अपनी जो जो क्या कहते हैं उसमें जो ये है ना 49 लाख शेयर बेच रही है गाइस। कौन? टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड। कितनी वैल्यू की? 243 करोड़ रुपये के। गाइस देखिए टाटा टेक्नोलॉजी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33 गुना रहा है, जो KPIT की बात करो उसकी तुलना में तो 105 गुना से बहुत कम है। LNT टेक्नोलॉजी की बात करें तो 40 गुना, PIP से भी यह कम है। टाटा टेक्नोलॉजी की गुना भी देखा जाए सीएंट की तरफ से भी कंपेयर किया जाए तो मतलब कम देखने को मिलता है। गाइज अब बात आती है टाटा टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू ग्रोथ की, तो गाइज कॉम्पिटिटर कंपनी से ज़्यादा रही है एंड सिर्फ सेंट की ग्रोथ इससे ज़्यादा रही है। ठीक है, सेंट की 37 गुना से ज़्यादा रहा है एंड ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने टाटा टेक्नोलॉजी के इशू निवेश को मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर जैसे ब्रोकरेज होते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको इतना बोलूँगी, देखिए थोड़ा बहुत तो फंडा इसका ठीक लग रहा है, मतलब फंडामेंटल सॉरी, ठीक है, फंडामेंटल का फंडा थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। गाइस पता है क्या, सबसे पहले आता है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्या क्या करें। तो उसके लिए आपको उसकी हर चीज़ चेक करनी होती है। उसका आप ROE लगा लो, ROCE लगा लो, पी रेशियो हो गया, कंपनी पे डेप्थ हो गया, परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके CAGR कैसा रहा है, रेवेन्यू कैसा रहा है। तो ये सब देखने को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो कंपनी एकदम से मार्केट में आती है तो थोड़ा सा उसका पिछला डाटा चेक करना एक तरीके से बोल दो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन गाइस टफ कुछ भी नहीं होता है, अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे सब अवेलेबल है, आप इजीली चेक कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया अभी न्यूज़ के थ्रू जो रिपोर्ट्स के थ्रू आया है कि हाँ फंडामेंटल पढ़ के थोड़ा अच्छा ही लगता है, तो हाँ आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच के चल सकते हो। चलिए बात करते हैं अब 2 IPO के जो आ रहे हैं। सबसे पहला IPO है फेयर राइटिंग का IPO ओपन्स, मतलब इसमें लिखा है एंड फ्लेयर राइटिंग सॉरी जिसको कहा जाता है फ्लेयर राइटिंग का IPO गाइस मंगलवार को मतलब 21 नवंबर को खुल चुका था। मतलब कितनी मतलब लाइक आप कह सकते हो 177.9 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। कंपनी ने अपना इनिशियली पब्लिक ऑफर से ठीक एक दिन पहले ही यह रकम जुटाई है, लेकिन लेखन से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली इस कंपनी का IPO मतलब आज के दिन खुलेगा। सॉरी गाइस कन्फ्यूज़न हो गई थी। देखिए कल के दिन मतलब 21 नवंबर को जो जितने भी एंकर निवेशक थे उनसे करीब इन्होंने 177.9 करोड़ रुपये जुटाए हैं अपने एक दिन पहले IPO ओपन होने से पहले। एंड जब कंपनी का IPO ओपन हुआ आज के दिन तो गाइस इसमें जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को 288 से लेकर 304 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था।
आईपीओ के बंद होने की तारीख का 24 नवंबर है, ठीक है। फ्लेयर ने शेयर बाजारों को भी सूचना दे दी है कि उसने अपने एंकर निवेशकों से 304 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अगर बात की जाए तो 58,51,972 इक्विटी शेयर अलॉटेड किए हैं, मतलब आवंटित किए हैं। यह इसके आईपीओ के तय प्राइस बैंड का ऊपरी प्राइस है। गाइस, जिन एंकर इन्वेस्टरों ने फ्लेयर राइटिंग में निवेश किया है उनमें थेलम इंडिया मास्टर फंड, नेटिक्सिस इंटरनेशनल फंड्स, टू कैपिटल, वीरो कमर्शियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी है गाइस, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है, कोटक महिंद्रा भी है, और गाइस आदित्य बिरला भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी भी है, टाटा म्यूचुअल फंड भी है, मिरिया एसेट म्यूचुअल फंड है, आईसीसीआई का भी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और कार्नेलियन स्ट्रक्चर शिफ्ट फंड जैसे प्रमुख नाम शामिल है। गाइस, अगर मैं बात करूं मुंबई में इस कंपनी का मतलब आप कह सकते हो ऑफिस है एंड मतलब मुंबई मुख्यालय वाली इस कंपनी ने बताया है कि एंकर निवेशकों को कुल 58,51,972 इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं एंड इसमें से 27,70,264 इक्विटी शेयर 6 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को आवंटित किए गए हैं एंड इन म्यूचुअल फंड ने अपनी कुल 14 स्कीमों के जरिए कंपनी में निवेश किया है। साथ के साथ गाइस अगर बात की जाए तो फ्लेयर अपने आईपीओ से करीब 593 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है। इसमें इसने 292 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए हैं, जबकि बाकी मतलब एक तरीके से आप कह लो कि जबकि बाकी 301 करोड़ रुपए के शेयर प्रमोटर राठौड़ फैमिली की ओर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। मतलब हाँ, आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि उनको कम से कम 593 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से 292 करोड़ रुपए आप कह सकते हो नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 301 करोड़ रुपए जो कि इसके जो प्रमोटर हैं राठौड़ फैमिली उनसे जुटाने की कोशिश में है। यह कंपनी पेन, स्टेशनरी उत्पाद और कैलकुलेटर बनाती है। फ्लेयर ने बताया कि वह नए शेयरों की बिक्री से मिली राशि में से करीब 55.99 करोड़ का इस्तेमाल वलसाड़ में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में करेगी एंड इस प्लांट में राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाएंगे। गाइस, वहीं करीब 86.75 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर और 77 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा करीब 43 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए किया जाएगा। तो गाइस, आपको पता चल गया होगा तो 593 रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें से कहाँ कहाँ के पैसे ये लोग जुटाने की बात कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ का, जो कि है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो गाइस, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। गाइस, इसमें देखिए फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ को आज के दिन वही 22 नवंबर को निवेशकों का फी का रिस्पॉन्स मिला है। सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन यह इश्यू अब तक 24% सब्सक्राइब भी हुआ है। इनसे कुल 1.34 करोड़ रुपए की बोलियां मिल गई हैं, जबकि ऑफर पर 5.59 करोड़ शेयर हैं। निवेशकों के पास इसमें 24 नवंबर तक निवेश का मौका होगा। कंपनी का इरादा पब्लिक इशू के जरिए 1092.26 करोड़ रुपए जुटाने का है। इशू के लिए प्राइस बैंड 133 से लेकर 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। गाइस, वही मैं बात करूँ कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को फी का रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड ये आईपीओ आज के दिन महज 5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से कंपनी की शेयरों की लिस्टिंग 145 रुपये के प्राइस पर होने की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को 3.57% का मुनाफा होगा। गाइस, आईपीओ से जुड़ी जो कुछ डिटेल्स हैं, देखिए पब्लिक इशू के तहत अगर बात की जाए 600.77 करोड़ के 4.29 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और इसके अलावा
सेलिंग शेयर होल्डर्स द्वारा 492.26 करोड़ रुपए के 3.51 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल के तहत की जा रही है। गाइस, इशू के बुक रैंकिंग मतलब रनिंग लीड मैनेजर आईसीसीआई सिक्योरिटीज हो गया, बीएनपी पिराबा हो गया, इक्रिस कैपिटल प्राइवेट हो गया, जेएम फाइनेंशियल हो गया, जबकि लिंक इन टाइम इंडिया रजिस्ट्रार है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए आईपीओ में 10 करोड़ रुपए के मूल्य के शेयर आरक्षित किए गए हैं। गाइस, जिन्हें ये शेयर फाइनल ऑफर प्राइस से 10 रुपये प्रति शेयर की डिस्काउंट पर मिलेंगे। नेट ऑफर प्राइस का आधा हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए है एंड 15% हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए और से 35% रिटेल इन्वेस्टरों के लिए आरक्षित किया गया है। फेडरल बैंक द्वारा प्रमोटेड फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज एक रिटेल फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। गाइस, इसको हम एनबीएफसी कहते हैं। ठीक है, कंपनी एमएस और एमई और उभरते हुए सेल्फ अप्लायंस इंडिविजुअल मतलब ईआई सेक्टर की ज़रूरतों को पूरा करने पर फोकस करती है। 30 जून 2023 तक फेडफिना की दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के साथ पूरे भारत में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदगी है, मतलब 17 राज्यों। एंड कंपनी ने 584 मतलब 584 ब्रांच के माध्यम से भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 190 जिलों को कवर किया है। तो गाइस, मैं आपको इतना ही बोलूँगी, एक बार आप इस पर अपनी नज़र ज़रूर डालिएगा एंड फंडामेंटली अगर आपको स्ट्रॉन्ग लगती है कंपनी तो आप इसमें इन्वेस्ट का सोच सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हाँ सॉरी, थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन प्लीज़ इसको आप देखेंगे, आप शुरुआत से अगर बैक करके मत देखिएगा, शुरुआत से देखते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। बाकी गाइस, आपको पता है मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ वीडियो के एंड में, डिपेंड आप पे करता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। मेरा काम था आप लोगों तक इससे रिलेटेड न्यूज़ पहुंचाना, जो कि मैंने आपको शेयर किया है। एंड गाइस, मेरा एक और चैनल है लर्न एवरीथिंग बाय आरएन, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही वीडियो डालती हूँ, तो आपको उसको भी वॉच आउट करके चल सकते हैं। एंड प्लीज़ उसको भी लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कि आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया है। मेरे प्लीज़ दोनों ही चैनल को आप जितना ज़्यादा प्यार करें देंगे तो उतनी ही अच्छी और मैं वीडियो बेहतर बनाती जाऊँगी और आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।